हाँ जी बच्चों, पहली क्लास कंप्लीट हो गई थी अपनी कल। है कौन सा चैप्टर? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट का पहला लेक्चर अपना हो गया था। इन बच्चों ने स्किप कर दिया था, एक बार उसको वापस देख लेना। केवल अभी जनरल चीजें चल रही हैं जिसको कहते हैं बेसिक। मैंने कहा था ना अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपन बियॉन्ड द लेवल आगे तक पहुंचेंगे। कंटिन्यूटी रखना, बनाए रखना टॉपिक को लगातार। कॉपीज 2 बना के रखनी है आपको। एक कॉपी आपके कंसेप्ट्स के लिए होगी और दूसरी कॉपी आपके न्यूमेरिकल्स के लिए होगी। ठीक है, जैसे जैसे अपन न्यूमेरिकल करते जाएंगे आपको सेकंड कॉपी में करने हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी उसी कॉपी के अंदर करनी है। बहुत ज्यादा चीजों को रफली मत नोट करना, नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी कि कौन सा टॉपिक कहाँ लिख दी। आ रही मेरी बात समझ में? तो पिछली क्लास में आपको मालूम होगा कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तक। यस और नो? तो मैं दिखा देता हूं आपको लेक्चर, अगर याद होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया था पिछली क्लास में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे यस और नो? ठीक है, अब अपन चलते हैं आगे। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। अभी मैसेज मत किया करो शुरू शुरू में ही, है ना, पढ़ने के बाद। ठीक है, हाँ भाई। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब पूरी दुनिया के अंदर ये 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं जो सब में कॉमन होती है, हर कंट्री में कहीं भी चले जाओ आप, ये चेंज नहीं। और ये सातों यूनिट आपको ध्यान रखनी है। अपने एनसीईआरटी के पहले दूसरे पेज पे आप चलोगे तो आपको ये टेबल सी बनी हुई। हालांकि ऐसा कोई पूछता नहीं है क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है जो केमिस्ट्री से ज्यादा आपके फिजिक्स में काम आती है। तो कोई आपसे पूछ ले कि एसआई यूनिट्स के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स के अंदर कितनी बेसिक यूनिट, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ ये यूनिट सब में कॉमन रहेगी। ठीक है, मास की यूनिट फिक्स रहेगी, किलोग्राम, ग्राम, जो भी लिखना चाहे। लेंथ की फिक्स रहेगी, टाइम की फिक्स रहेगी, करंट की फिक्स रहेगी, टेम्परेचर की फिक्स रहेगी, अमाउंट की फिक्स रहेगी। ठीक है, इंटेंसिटी की फिक्स रहेगी। तो ऐसे 7 ऐसा यूनिट्स हैं, ये इनके क्वांटिटी के सिंबल्स हैं। जैसे लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, करंट, इलेक्ट्रिक करंट आई, टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कैपिटल टी, अमाउंट ऑफ मैटर, कोई सा भी मैटर हो उसका स्मॉल है। एन का मतलब नॉर्मली नाम तो सुना होगा, मोल, एमओएलई। मोल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई वी, यहां वी किसको रिप्रेजेंट करता है? विजुअल या फॉबिक। ठीक है ना, वी का मतलब क्या होता है? विजुअल। ये जो जनरली विजुअल का मतलब होता है ह्यूमन आईज की जो सनलाइट के लिए सेंसिबिलिटी होती है ना, उससे ये टर्म लिया गया आई वी। वी मतलब विजुअल। ठीक है, ये इनके एसआई यूनिट्स के नेम हैं। जैसे लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, किसी भी अमाउंट को, जैसे कोई आपको दे रखा है 2 मोल या 3 मोल तो मोल में, इंटेंसिटी को कैंडेला में। और ये इनके सिंबल हैं एसआई यूनिट के। मास का एम, सॉरी लेंथ का एम मीटर, ये किलोग्राम, टाइम का सेकंड, एम्पियर कैंड, ये हो गया ना, ये पूरा पूरा। मोल का एमओएल, केल्विन का के, कैंडेला का सीडी। अरे यस सर, नो सर, तो ऐसा कोई पूछता नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिए फिर भी। फिजिक्स में भी काम आ जाते हैं, केमिस्ट्री में तो ना के बराबर काम आते हैं। लेकिन बाय द वे आपसे कोई पूछ ले कि भाई साहब कितनी एसआई यूनिट्स हैं, कितनी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, वो आपको बतानी पड़ेगी। टोटल 7 हैं। और कई बार मान लो आ जाए, पहली बात तो नीट ने या जेई ने कभी ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन जनरली इंस्टीट्यूट या स्कूल के पेपर में कोई ना कोई ये पूछ लेता है, फिर भी ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? अब अपन चलते हैं आगे। अब आ गया आपका मेन चीज, मास, वेट और वॉल्यूम क्या होता है। मास क्या होता है और वेट क्या है, इसमें फर्क है मास और वेट में।
देखो मास का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने कोई ये उठा लिया, चलो मान लो मैंने मोबाइल उठा लिया, ठीक है ना। मास का मतलब क्या है, मास वो अमाउंट है किसी भी मैटर का जो उसके अंदर प्रेजेंट है। मास का मतलब क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। इसके अंदर जो मैटर है ना, उसको तोल लिया, वो उसका मास है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लेते हैं इसके अंदर 10 चीजें रखी हुई है और एक का मास 1 ग्राम है, तो इस टोटल का मास हो गया 10 ग्राम। तो मास की डेफिनेशन समझ, मास का मतलब केवल इसी का, बाकी दुनियादारी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमेशा फिक्स होता है। तो मास की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि इसके अंदर जो जो मैटर है उसका मास। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे मास की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि इस कंपाउंड का मास इसके अंदर जो भी मैटर है उस टोटल से निकलता है। ये हमेशा फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। अब वेट क्या होता है, वेट जो होता है ना वो ग्रेविटी पर बेस करता है। किस पर बेस्ड होता है, ग्रेविटी पर। यानी कि अगर कोई आपसे वेट की डेफिनेशन पूछे तो क्या कहोगे, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का जो फोर्स लगता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब मेरे ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, अगर नहीं लग रहा तो मैं उड़ता रहता ना, जैसे अपन चंद्रमा पे उड़ते रहते हैं, मून पे। अरे यस और नो? तो बताओ, अगर ग्रेविटी चेंज कर दूं तो क्या वेट चेंज नहीं होगा? मान लो तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी चेंज कर दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, आधा कर दूं, तो क्या तुम्हारा वेट चेंज? अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो मास तो क्या होता है, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास कहलाता है। तो मास की डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, ग्रेविटी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। और अगर वेट की डेफिनेशन करूं, इट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मेरा किसी भी वैक्यूम के अंदर मुझे तोला, वैक्यूम मतलब जानते हो जहां हवा फवा कुछ नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, तो वो मेरा कहलाएगा मास। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं हवा चल रही है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, अब मुझे तोला, तो वो मेरा मास नहीं, मेरा कहलाएगा वेट। मेरी बात समझ, इसको आप नॉर्मल ऐसे समझो। आप देखो, अब नॉर्मल आप चल रहे हो, कोई आपको फोर्स वोर्स लगाने की जरूरत नहीं, अब आंधी आ रही है बहुत तेज, अब आपको जोर लगा के चलना पड़ेगा, ऐसे जोर लगा लगा के। अरे क्योंकि वहां से क्या लग रहा है आपके ऊपर, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो वेट जो होता है वो ग्रेविटी की वजह से चेंज होता रहता है, लेकिन मास का ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। आगे को समझ में, अब समझो, केवल यही कंपाउंड है, इसको तोल लिया, मास, लेकिन ग्रेविटी के प्रेशर के साथ इसे तोड़ा, ग्रेविटी के फोर्स के साथ इसे तोला, दैट इज वेट। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब नॉर्मली सब जानते हो, वॉल्यूम क्या होता है, एक चीज जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मैंने कितना किया, टेबल कितना कर रही है, चेयर कितना कर रही है, कॉपी कितना कर रही है। तो आपसे कोई वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। एक मैटर ने जो भी स्पेस ऑक्यूपाई किया वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम तो जानते हो ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट सब कुछ निकलता है ना। तो वॉल्यूम की यूनिट जो होती है, अपन जनरली क्या लेते हैं, लीटर, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लिक्विड के लिए अपन लीटर काम में लेते हैं ना। अब न्यूमेरिकली आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। न्यूमेरिकली क्या ध्यान रखना पड़ेगा, इधर देखिए, दोनों पेज एक साथ कॉपी कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा अभी, है ना। देखिए इधर, 1 लीटर का मतलब क्या होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। यस और नो? या 1 लीटर का मतलब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ml को सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है। अब सेंटीमीटर क्यूब को मान लो आपको मीटर क्यूब में बदल, सेंटीमीटर क्यूब को काय में बदलना है, मीटर क्यूब में। अपन जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए
100 से डिवाइड करते हैं अपन। अरे यस और नो, किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। अब जरा इसको करके देखो, जैसे ये तो हो गया आपका 1000, क्या 1000 को मैं 10⁻³ लिख दूं? डर थोड़ी लगेगा। अरे यस और नो। अब सेंटीमीटर है, इसको मुझे मीटर में बदलना है, तो अपन किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। और पावर में क्या लग रहा है? अरे ये चरनो, 100 को अगर मैं 10⁻² लिख दूं, तो आप मेरा क्या बिगाड़ दोगे बच्चों? हैं? कुछ बिगाड़ पाओगे क्या? भाई सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो एलकेजी में पढ़ा होगा, 100 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 10⁻² से। तो अब इसको सॉल्व करो, ये 10 की पावर हो गया 3, और ये 10 की पावर 2 ऊपर जाके हो गया 10 की पावर -2 मीटर आपका था ही, हो गया ना 10 की पावर -2, और ऊपर लग गया क्यूब। तो ये क्या हो गया? 10⁻³ और ये 10 की पावर -2 और ये 3, ये मल्टीप्लाई होके हो गया 10 की पावर-6, और ये बन गया मीटर क्यूब। काटना तो आता ही होगा। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो जरा पावर को ऐड करो, +3 और -6, तो -3 बच गया, तो 10 की पावर-3 मीटर क्यूब। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? 1 लीटर को क्या 10 की पावर-3 मीटर क्यूब कहा जा सकता है क्या? अरे यस और नो, 1 लीटर को क्या कहा जा सकता है? 10 की पावर-3 मीटर क्यूब। अरे यस और नो, ठीक है। डेसीमीटर क्यूब नाम सुना है आपने? डेसीमीटर है। 1 लीटर को क्या भी कहा जा सकता है बताओ? 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर। क्या होता है मेरे बच्चों? डेसी, ठीक है। वापस देखिए, 1 लीटर को अपन 1000 ml भी कह सकते हैं, ml की जगह आप सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हो। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में मैंने बदलना सिखा दिया, तो 1 लीटर को 10 की पावर-3 मीटर क्यूब भी कहा जा सकता है, और 1 लीटर को 1 डेसीमीटर क्यूब भी कहा जा सकता है। डेसी का मतलब होता है डेसी, 10 की पावर-3 मीटर है। देसी 1/10 होगा, तो 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर-1 मीटर। तो बताओ डेसी मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? डेसी मीटर की जगह 10 की पावर-1, 10 की पावर-1, और पावर में है क्यूब। 10 की पावर-1 मीटर है ना, और पावर में क्या लग रहा है? क्यूब। तो इसको सॉल्व करो, ये तो कितना हो गया? 10 की पावर-3, और ये हो गया मीटर क्यूब, तो वही तो हो गया ये, वही हो गया ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, आपसे कभी भी क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में कुछ भी पूछे तो आपको ये सारे डाटा ध्यान रखने पड़ेंगे। इस पर आपसे पेपर वाला कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब एक बार पीछे से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी करना चालू कर दो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? आगे चले मेरे बच्चों? चलो जी। हाँ जी, इसको भी कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। मास वेट वॉल्यूम, ये लो, अभी शिफ्ट कर दूंगा मैं ऊपर। हो गया? आगे चलिए, इसका भी ले लीजिए। डेसीमीटर का मतलब होता है 1/10 मीटर। डेसीमीटर का मतलब क्या होता है? 1/10। ठीक है। अब जैसे आपसे मान लेते हैं एक सवाल दे दिया छोटा सा, अभी तो छोटे छोटे सवाल करेंगे, अभी तो आए हो बेटा, अभी तो उगे हो जमीन से, फिर चलेंगे अपन आगे, फिर बहुत ही मजा आएगा। जैसे मान लेते हैं आपके एनसीईआरटी में ही अ जग कंटेन, जग
कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क। 2 लीटर मिल्क। एक जग के अंदर 2 लीटर मिल्क है। देन कन्वर्ट इनटू क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है? वो कह रहा है कि साहब एक जग है, उस जग के अंदर 2 लीटर दूध है, 2 लीटर है, इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे बच्चों 1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1 लीटर का मतलब होता है 10 पावर क्यूब। तो बताओ 2 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा? लीटर हटा के आपको क्या लिखना है? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। आ गया होगा शायद समझ में। इज दैट क्लियर? कॉपी करो इसको एक बार, जल्दी करो जल्दी, टेम मत लगाओ, टेम नहीं लगाना है। कॉपी करो। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो आगे चलें। अब आता है टेम्परेचर। नाम तो सबने सुना होगा टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर के 3 कॉमन स्केल होते हैं, मतलब 3 स्केल, 3 बेसिस पर, 3 स्टैंडर्ड पर टेम्परेचर को नापा जा सकता है। अपन डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, अपन फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं, अपन केल्विन भी बोलते हैं। अपन कहते हैं ना अपनी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब हेल्दी पर्सन का। अगर उस डिग्री सेंटीग्रेड को अपन फ़ारेनहाइट के अंदर बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? इसका थर्मामीटर कैसा होता है? आपने देखा होगा ना, बुखार हो जाता है तो मम्मी थर्मामीटर लगा देती है मुंह में। उसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है ये आपको पढ़ना है। तो 3 टेम्परेचर के स्केल हैं। एक है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री एफ। एक है केल्विन के। सबसे ज्यादा जो हमारे काम में आता है केमिस्ट्री में, डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का। हम जो थर्मामीटर देखते हैं, थर्मामीटर देखा है आपने इस तरीके? ये जो थर्मामीटर होता है ना, ये तीनों थर्मामीटर में इनकी रेंज जो होती है वो अलग अलग होती है। हम जो थर्मामीटर काम में लेते हैं घर में, वो ये थर्मामीटर है 0 से 100 डिग्री, है ना? मरकरी होता है मरकरी होता है, वो मरकरी टेम्परेचर के साथ साथ ऊपर चढ़ता रहता है, और वो हमारी बॉडी का या किसी चीज का टेम्परेचर बताता है। अरे यस सर, नो सर। ये 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज होती है, यहां से यहां तक का टेम्परेचर वो नापता है। जैसे रूम टेम्परेचर जो होता है, रूम टेम्परेचर वो 25 डिग्री माना जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं या डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसे मुझे केल्विन में कैसे बदलना है, मुझे इसे फ़ारेनहाइट में कैसे बदलना है, तो कुछ रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। 1-2 रिलेशन तो आपने पढ़े ही होंगे बचपन में। अगर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना है तो आपका क्या होगा? डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये रिलेशन है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आपको ये फ़ॉर्मूला आना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है? 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ऐसे ही डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो उनके बीच का रिलेशन क्या है? आप डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273.15 ऐड कर दिए, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका केल्विन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मेरे बच्चों? रूम टेम्परेचर। फाइंड रूम टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये आपका एक छोटा सा सवाल है।
डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के अंदर रूम टेम्परेचर को कन्वर्ट की। अब देखिए इधर, मुझे पता है कि रूम टेम्परेचर होता कितना है मेरे बच्चों, 25 डिग्री से पेपर वाला दे देता है किसी का। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो अपन अच्छे से जानते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273.15 ऐड कर दो। आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके अंदर क्या करना है आपको, 273.15। अब यहां से आप डिग्री सेंटीग्रेड में से ये वाला टर्म हटा दो, क्योंकि अब तो आप उसको काई में कन्वर्ट कर रहे हो, केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यू गेट 25। अब 25 के अंदर आप ऐड कीजिए ये 273.15, तो कितना हो गया आपका 298.15 केल्विन। 0.15 को जनरली अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी, कई न्यूमेरिकल जब आप आगे चलोगे ना चैप्टर के अंदर, तो आपका आंसर ही 0.15 से अटकेगा, इसलिए आना एक्यूरेट चाहिए आपको। यस और नो? तो जरा देखना, आपका पहला पॉइंट हो गया क्या, केल्विन में कन्वर्ट हो गया क्या, तो लिख रखा है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कितना केल्विन हो गया, 298। अरे यस और नो? ठीक है। अब इसे अपन कन्वर्ट करते हैं काई के अंदर, अब इसे कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट के अंदर। तो बताओ फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला है आपका, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए ये रहा, तो बी पॉइंट डालिए आप बी। तो बताओ डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री है ना, 25 डिग्री दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ऐड कीजिए, 5 5 25, 9 5 45 प्लस 32 बराबर कितना हो गया आपका, बताओ 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अरे ऐसा और नो? तो ये दो कन्वर्जन आपको याद रखने हैं, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का, और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। अरे यस सर, नो सर, आ गया होगा शायद समझ में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीजिए, कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, पढ़ाई में ध्यान देना, टाइम पास नहीं करना है बिल्कुल। 50 बार मैंने पहले भी बताया है बच्चों को, फिर बता रहा हूं, सबसे मेन बेस जो है ना आपके जेई और नीट के एग्जाम का, वो 11th है। लेकिन अगर 11th में आपने गड़बड़ी कर दी तो मामला खराब हो जाए। आ रही मेरी बात समझ में? क्योंकि एक बार बेस जब गड़बड़ हो जाता है तो उसे एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, देखते भी रहो, जो डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन है, इनका रिप्रेजेंटेड जो होता है ना, इसको मतलब अपन जो क्या कहते हैं थर्मामीटर में, ये कहां से कहां तक रिप्रेजेंट होता है, रेंज कहां से कहां तक होती है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं तो ये होता है 0 से लेके 9 डिग्री, और फ़ारेनहाइट वाला होता है 32 से लेके 212 तक। आप कन्वर्ट करके देख लेना, 0 डिग्री को कन्वर्ट करके देखना, कैसे आप कन्वर्ट करके देखो, 0 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखो। देखो यहाँ कितना लिखोगे, 0। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया पूरा का पूरा 0। बचा कितना, 32। तो 0 डिग्री पर कितना फ़ारेनहाइट होता है, 32 होता है। तो इसका स्केल होता है 32 से लेके 212, और केल्विन का होता है 273.15 से लेके 373.15 डिग्री। शायद समझ में आ गया होगा। अरे यस सर, नो सर। ठीक है, एक और सवाल दूंगा, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका भी ले लीजिए। हो गया। अब एक और क्वेश्चन कीजिए छोटा सा, चले आगे। चलो, एक और क्वेश्चन लिखिए।
देखिए, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड freeze at 0 degree centigrade. Then find boiling point and freezing point of water in Kelvin. यानी कि वो पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी दे रहा है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रहा है। बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? मार्कर चेंज कर दूं? कौन सा ये ले लो। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है आपको? 100 डिग्री। और पानी का फ्रीजिंग पॉइंट जिस पर जमता है वो कितना है? 0 डिग्री। आपको निकालना केल्विन में, तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए आपको 273.15 ऐड करना पड़ेगा। तो 273 पर 100 कितना हो गया? 373.15 केल्विन। ऐसे ही अगर फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे मेरे बच्चों, तो वही 0 डिग्री के अंदर आपको कितना ऐड करना है? 273.15, यानी कि वही आपका कितना हो गया? 273.15 केल्विन। जीरो जोड़ो। अरे यस सर, नो सर। तो पानी का या किसी भी चीज का आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है, और अगर आपको उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 उसमें ऐड करना पड़ेगा। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया। अब आके अगला हेडिंग आता है आपका मेरे बच्चों, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जैसे अपन कहते हैं ना, जैसे कॉटन ले लो, आप 1 किलो कॉटन ले लो, रुई, और 1 किलो ही लोहा ले लो, हथौड़ा, 1 किलो का हथौड़ा। एक आपने रुई का हथौड़ा बनाया, 1 किलो रुई का, 1 किलो लोहे का, और दोनों की मारी तुम्हारे सर पे। इसमें मजा आएगा मेरे बच्चों? हथौड़े में मजा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? उसकी क्यों लगी तुम्हारे? रुई भी तो 1 किलो थी। रुई के ऊपर फेंक के तुम्हारे मारी, 1 किलो रुई के, तुम्हारे फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन हथौड़े से तुम मजा आ गया। फर्क है डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है? किसी भी मैटर की डेंसिटी, उस मैटर का मास और उसी मैटर का वॉल्यूम का रेशियो। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ मैटर। आप डेफिनेशन लिख लो डेंसिटी। डेंसिटी इज द रेशियो, डेफिनेशन लिखिए डेंसिटी की। डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ मैटर, ऑफ अ मैटर। ठीक है। अब देखो इधर क्या होती है डेंसिटी। 1 किलो आपका हथौड़ा लोहे का इतना ही बड़ा होगा, लेकिन 1 किलो कॉटन जो होगी वो इतनी होगी। अरे असोर ऐसी होगी। अरे असोर, इसको थोड़ा मैं डिजाइनर बना दूं क्या? ये लो, हट रहे। ये तो मान लो मैंने ले लिया 1 किलो लोहा, और ये ले ली 1 किलो रुई, और ये आपके आयरन भरा पड़ा है इसके अंदर। क्या भरा पड़ा है मेरे बच्चों? आयरन। ये लो, ये बहुत एकदम सॉलिड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, पूरी तरह टाइट एकदम, ऐसे ही है ना ये। और इसमें पार्टिकल कहाँ रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। अरे तभी तो ज्यादा है ये। अब मैं ले लेता हूं एक फिक्स वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, मान लो मैंने ये ले लिया 1 सेंटीमीटर, और इसका मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब ना बराबर का हिस्सा। मतलब एक मैंने छोटा सा कुछ भी ले लिया, क्या लूं यहाँ? अरे ये ले लो आटा, ये ले ली डब्बी। मैंने इतना टुकड़ा तो इसका काट लिया और इतना ही टुकड़ा इसका काट लिया। काट लिया। अब बताओ
किसके अंदर एटम आपको ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एटम किसके अंदर ज्यादा मिल रहे हैं, एक यूनिट वॉल्यूम में इसके अंदर, एक यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा किधर आ रहा है, इसके अंदर ज्यादा एटम आ रहे हैं, इसके अंदर कम एटम आ रहे हैं। तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई, जहां एक यूनिट वॉल्यूम में मास ज्यादा है, इतनी सी जगह पर चीज ज्यादा है, मास ज्यादा है, यहाँ इतनी सी जगह पर चीजें कम है, मास कम। तो मतलब यूनिट वॉल्यूम में मास जितना ज्यादा होगा, एक छोटी सी जगह पर मास जितना, चल मत भाड़ में जान हट। दूसरे एग्जांपल समझो, बाथरूम। क्या है तुम्हारा, बाथरूम। एक छोटा सा बाथरूम है जिसमें 4 आदमियों के जाने की जरूरत है, 40 घुस गए। एक बाथरूम में एक बाथरूम में 40 घुस गए, और दूसरी जगह एक बाथरूम में 2 घुसे। तो बताओ किधर डेंसिटी ज्यादा है, ऊपर के नीचे, ऊपर। वॉल्यूम दोनों जगह बराबर, आदमियों की संख्या ज्यादा है, भारत की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसका रीजन क्या है, जगह कम है, आदमी। ऑस्ट्रेलिया की डेंसिटी बहुत कम है, क्यों है, जगह ज्यादा है, आदमी कम है। शायद समझ में आ गया होगा। अरे यस सर, नो सर। तो जब भी आपसे डेंसिटी के बारे में बात करता है, तो आपको पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर मास निकालना है, ठीक है। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट। बताओ, मास की यूनिट अभी आपने पढ़ी थी ना, एसआई। अरे 7 बेसिक यूनिट में मास की किलोग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम की क्या लिखोगे, मीटर क्यूब। किलोग्राम मीटर क्यूब, मास का लिख दिया किलोग्राम, वॉल्यूम का लिख दिया मीटर क्यूब। वॉल्यूम तो होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो बताओ क्या बन गया यूनिट, किलोग्राम। मीटर क्यूब को ऊपर ले जाके मीटर माइनस भी तो लिख सकते हो। अरे यस सर, नो सर, ठीक है, कॉपी कर लो इसको। अभी हम सिर्फ बेसिक बेसिक खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं मेरे बच्चों, बेसिक बेसिक। चैप्टर में तो अभी घुसेंगे, तब बहुत ही मजा आएगा जब चैप्टर के अंदर चलेंगे अपन लोग। आ रही मेरी बात समझ में, ठीक है। चलो जी, अब अपन चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसकी तरफ मेरे बच्चों, अगले पॉइंट की तरफ, फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड। यहां मजा आएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। किस किस की, एक कैटायन की और एक एनायन। कैटायन यानी कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, एक कंपाउंड। आज तुम्हारी बात समझ में, जैसे Na+ कैटायन हो गया, Cl माइनस, दोनों ने मिलकर बनाया NaC। जैसे Mg+2 SO4 माइनस, दोनों ने मिलकर बनाया Mg4। अभी पढ़ेंगे ये कैसे बन रहा है, तसल्ली रखो। अरे ऐसा और ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कैटायन और एनायन मिलकर जो भी चीज बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बनाने के लिए कैटायन एनायन होना चाहिए, और कैटायन एनायन की आपको चार्ज का या वैलेंसी का पता होना जरूरी है। जैसे आपसे कह दिया भैया एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फार्मूला लिखो, तो आधे तो देखेंगे। आपको क्वेश्चन मूल्य बोलेगा सवाल के अंदर, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट आर प्रेजेंट इन अ कंटेनर, देन फाइंड दैट 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 दैट। तो साहब सवाल तो समझ में आ गया, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है। तो वो चीज हम सीखने जा रहे हैं। अब कैटायन और एनायन की वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको 2-3 चीजें जो मैं समझाऊं वो याद रखनी पड़ेंगी। अब याद रखना आप एक MTR। MTR जानते हो, मेमोरी रिजल्ट याद में रखने वाली बातें, ठीक है। अब देखिए,
कौन कौन से कैटायन एनायन जो है आपको याद रखने, कौन कौन से एलिमेंट है वो याद रखने। जैसे हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर उसके बाद बैल गया इंडिया तेल ले, फिर काशी गए शंकर पार्वती, फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, फिर ओ स्टाइल से टी ओ, फिर फिर कल बाहर आई आंटी, फिर हेमा मालिनी अरविंद केजरीवाल की। ये एलिमेंट आपको याद होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल में वापस बताऊंगा लेकिन वो तरीका अलग रहेगा। वापस बताओ अपन ने क्या क्या पढ़ा। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, या राजी कुछ भी लिख दो। बैल गया इंडिया तेल लेने, ये है बोरॉन। ठीक है। ठीक है। काशी गए शंकर पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, ओ स्टाइल से टी ओ, फिर कल बाहर आई आंटी, हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग दी। अब इनकी वैलेंसी याद रखना। इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी है 1, इस पूरे ग्रुप की है 2, इस पूरे ग्रुप की है 3, इसकी है 4। वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप घटाते चलो, इसका रीजन अपन आगे पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि अभी तो पूरी केमिस्ट्री बची हुई है मेरे बच्चों। ठीक है। इसकी कितनी होगी? 4 से 5 वैलेंसी कभी नहीं होती। आपको सा हमने तो पढ़ी है, +5 पढ़ी है, वो वैलेंसी को अपन बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज, चार्ज कितना भी हो सकता है, चार्ज तो बेटा 8 भी होता है। मैं बात कर रहा हूँ वैलेंसी। वैलेंसी मैक्सिमम कितनी होती है? 4। ठीक है। अब ये 4 से 5 तो होगी नहीं, उल्टी गिनती चालू कर दो। 3 2 1 0 हो गई होगी ना। 1 2 3 4, तो 5 नहीं होगी, 5 से कम होगी। 3 2 1। इनकी 0 क्यों होती है? क्योंकि इन्हें बोलते हैं अपन इनर्ट गैस। इनर्ट का मतलब जानते हो? इनर्ट मतलब ये दुनिया में किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। हालांकि इनमें से एक आध दो करते हैं, वो बाद में देखेंगे, इसलिए इन्हें इनर्ट बोलते हैं। जब इनका किसी से कोई लेना देना ही नहीं, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना लेते हैं, मतलब ये 0 है, कोई इनके ऊपर वैलेंसी नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई होगी? ठीक है। अब जब भी कोई भी कंपाउंड अपन बनाते हैं तो उसमें कैटायन और एनायन दोनों होना जरूरी है। अब अपन कुछ एनायंस की बात कर लेते हैं, अभी लिखना मत, एक साथ लिख लेना। एनायन कौन कौन से हैं, कैटायन कौन कौन से, कई चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। ऊपर का तो लिख ही लिया। अब अपन बात करते हैं कैटायनों में, कुछ अलग भी आएंगे आपके। कैटायन जिन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। जैसे बताओ सोडियम आ गया, या आपके पास आ गया कैल्शियम, या आपके पास आ गया एल्यूमिनियम, या आपके पास आ गया मान लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है। अब देखो सोडियम के ऊपर, अभी आपने पढ़ा, ऊपर देखो सोडियम कहाँ आ रहा है? 13, इसकी वैलेंसी है 1। पोटेशियम की 1 है। कैल्शियम कहाँ आ रहा है? कैल्शियम ये रहा, इसकी 2 है। मैग्नीशियम की 2 है। अरे ऐसा ना, ऐसे मैक्सिमम का पता तो लग ही जाएगा आपको। ठीक है। सोडियम की क्या लिखोगे? अभी पढ़ा था आपने, +1 या प्लस ही लगा दो। कैल्शियम की +2, कुछ ऐसे भी लिख देते हैं Ca++। घबरा मत जाना है कि यार आपने तो ये लिखाया था, हमारे ये दे दिया। प्लस प्लस लगा दो, +2 लगा दो, थारा मन करे जो लगा दो। अरे यस सर, नो सर।
एल्यूमिनियम की बैल गया इंडिया तेल लेने +3, Mg की क्या लिखोगे +2। अभी बताया था ना, ये सारे कैटायन होते हैं। अरे यस और नो। मेटल जानते हो, मेटल, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, नॉन मेटल पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। मेटल के पॉजिटिव, नॉन मेटल पे नेगेटिव। अब कुछ और आएंगे आपके पास, जैसे फेरस, FeRROUS, जैसे फेरिक, जैसे, चलो यहाँ फेरस हो गया, फेरिक हो गया, स्टेनस, स्टेनिक, अरे यस और नो, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, अरे यस और नो, प्लम्बस, प्लम्बिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, इनको ध्यान रखना है। देखो फेरस नाम से लग तो रहा होगा, एफ ही आ रहा है। स्टेनस, SN स्टेनम होता है। क्यूप्रस कॉपर की बात हो रही, प्लम्बस PB लेड की बात हो रही, मर्क्यूरस Hg हाइड्रोजीनियम, इतना तो आता होगा। अब अस और इक कब लगता है? कम चार्ज वाले पे, कम वैलेंसी वाले पे अस लगता है, और ज्यादा वाले पे इक लगेगा। जैसे फेरस होता है Fe+2, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। फेरिक होता है Fe+3, स्टेनस होता है Sn+2, स्टेनिक होता है Sn+4, क्यूप्रस होता है Cu+1, क्यूप्रिक होता है Cu+2, प्लम्बस होता है, प्लम्बस है Pb+2, प्लम्बिक है Pb+4, मर्क्यूरस खतरनाक Hg2+2, Hg2 नीचे +2 ऊपर, और मर्क्यूरी को होता है Hg+2 नीचे। ध्यान रखना, इसको ऐसे मत लिख देना, कुछ लोग इसे Hg+ लिख देते हैं, ये गलत होता है। इसका रीजन तो मैं बता देता हूं, ये कभी सिंगल नहीं मिलता, ये डाइमर यानी कि दो आपस में चिपके रहते हैं। दो Hg+ को आपस में जोड़ो, एक Hg+, एक Hg+, तो क्या बन गया Hg2+2, ये दो मिलते हैं। इसका रीजन अपन आगे पढ़ेंगे, अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में भी नहीं। Hg+Hg, तो कितने Hg हो गए आपके पास बताओ, एक और एक, दो Hg, और प्लस कितने हो गए, एक प्लस एक प्लस दो प्लस। ठीक है। अब इसका रीजन होता है स्टेबिलिटी, ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए, या मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना डाइमर बना लेता है। तो मैंने बोल दिया, अभी समझ में कुछ नहीं आया ना, तो ये चीजें अपनी अभी नहीं आगे देखनी है। अब देखो, ये +2 और +3 में कम कौन है, +2, इसलिए नाम के पीछे लगेगा अस, फेरस। ये ज्यादा वाला है फेरिक। SN में कम वाले में लगेगा स्टेनस, ज्यादा वाले में स्टेनिक, कम वाले में क्यूप्रस, ज्यादा वाले में क्यूप्रिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक। आगे हमारी बात समझ में, ये कैटायन है जो आपको याद होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अब कुछ एक एनायंस भी हैं। क्या है? कुछ एक एनायन। ठीक है। अब ये कैटायन एनायन आपको आने चाहिए, नहीं तो आपको फॉर्मूले में बहुत दिक्कत आएगी। अब लिख देते हैं अपन एनायन। क्या लिखते हैं हमारे बच्चों? एनायन। अब कौन कौन से एनायन हैं अपने आप समझ में आ जाएंगे जब धीरे धीरे आप मतलब आगे बढ़ोगे ना, अभी तो बच्चे ही तो हो। जैसे क्लोराइड, जैसे ब्रोमाइड, जैसे सल्फाइट, जैसे सल्फेट, जैसे सल्फाइड, जैसे नाइट्राइट, जैसे नाइट्रेट, जैसे नाइट्राइड, जैसे कार्बोनेट, जैसे सल्फेट, जैसे सल्फाइड। ठीक है। जैसे सल्फाइट।
ओए पहले सल्फाइड लिख देता हूँ, एक जैसे फॉर्मूले हो जाएंगे। सल्फाइड और अब आ गया सल्फाइड। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एसीटेट, एसीटेट, जैसे फॉर्मेट, जैसे ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट, जैसे कहाँ लिखूं, ऊपर कर देता हूँ चलो। यहाँ तक पहुंच गए? अरे अशोक, घबराओ मत, बहुत सीधे हैं बिल्कुल लल्लू। 1 मिनट नहीं लगेगी इनको समझने में। देखिए अब भैया साइंस ली है तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई हलवा नहीं है जो तुम्हें लपेट के दे दिया जाए। अरे यस सर, नो सर। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसके बाद आता है क्लोरेट, खतरनाक इंपॉर्टेंट, पर क्लोरेट, पर क्लोरेट। 2 4 5 दिन पढ़ोगे सारे पल्ले पड़ जाएंगे। अब देखिए क्लोराइड की बात करते हैं। क्लोराइड ये होता है Cl माइनस, ठीक है। ब्रोमाइड Br माइनस, सल्फाइट SO3 माइनस, सल्फेट SO4 माइनस, सल्फाइड S -2, नाइट्राइड N-3, नाइट्रेट NO3 माइनस, ठीक है। नाइट्राइट, अच्छा नाइट्राइट है ये, नाइट्राइट NO3 की जगह NO2 कर देना, NO3 की जगह NO2, नाइट्राइट, नाइट्रेट, नाइट्राइड N-3, कार्बोनेट SO3 - 2, सल्फेट SO4 - 2, सल्फाइड SO3 - 2, सल्फाइड S-2, एसिटेट CH3COO माइनस, फॉर्मेट HCOO माइनस, ऑक्सिलेट C2O4 - 2, क्या है? C2O4 - 2, क्लोरेट KLO3 माइनस, पर क्लोरेट KLO4 माइनस, O4 माइनस। ये आपको याद होने चाहिए। अब देखिए अभी कुछ नहीं करना है, अब आपके पास सवाल आएगा। वो सवाल कैसे आएगा देखो, आपको पेपर वाला ऐसे देगा, क्या देगा? एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या कहेगा वो आपसे? एल्यूमिनियम सल्फेट। आपसे कहेगा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। वो आपसे कहेगा मैग्नीशियम सल्फेट, क्या कहेगा आपसे? मैग्नीशियम सल्फेट। अब आप देखो इधर एल्यूमिनियम, ये पहला एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम के पल ए बी, एल्यूमिनियम सल्फेट, इतना तो आता होगा सल्फेट, है ना। एल्यूमिनियम और सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट को क्या लिखा था मैंने? एन। अभी देखेंगे ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट। अब इन सब की वैलेंस देखो इधर, ऊपर चलो इधर, एल्यूमिनियम की कितनी दे रखी है, जरा ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो भैया। एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम कहाँ है? एल्यूमिनियम कहाँ है? +3। अगर ऐसे भूल जाओ तो एल्यूमिनियम ना देख लो, इधर देखो एल्यूमिनियम, तेरा बैल गया। एल्यूमिनियम कितनी है? 3। और एल्यूमिनियम तो मेटल होता है, मेटल पे तो +3 आता है। कार्बन होती तो कितने लगाते? 4। नाइट्रोजन होती तो कितने लगाते? 3। अरे मेरी बात समझ में? तो एल्यूमिनियम की पता लग गई हमको। अरे यस सर, नो सर, ठीक है। अब देखिए इधर, अब चलो ऊपर, नाइट्रेट की कितनी है बताओ? नाइट्रेट की NO3 माइनस, यही है ना।
सल्फेट की कितनी है, SO4-, यही है ना। कार्बोनेट की कितनी है, CO3-2। अब इन सबको लिखते हैं अपन, देखो इधर सबको लिखो, सबको। देखो एल्यूमिनियम की कितनी है मेरे बच्चों, +3। कितनी है एल्यूमिनियम की, +3। सल्फेट की कितनी है, -2। लिखने के बाद इन नंबरों को उल्टा पुल्टा करके नीचे लगा दो एक दूसरे, यानी कि एल्यूमिनियम के नीचे तो का आ जाएगा, -2। लेकिन ध्यान रखना, जब भी कोई भी फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे ए की वैलेंसी और बी की वैलेंसी, इसकी +x है, इसकी -y, इनको उल्टा पुल्टा करके एक दूसरे के नीचे लगा दो। तो ए के नीचे और बी के नीचे सिर्फ आपको डिजिट लिखना है, चार्ज नहीं लिखना है, प्लस माइनस नहीं लगाना है। तो बताओ, ए के नीचे आएगा y, बी के नीचे आएगा आपका x, ये कंपाउंड बन गया आपका। उल्टी पुल्टी करके संख्या लिखनी है, तो बताओ Al के नीचे क्या आएगा, 2, और इस पूरे SO4 के नीचे क्या आएगा, 3। तब आपने ब्रैकेट क्यों लगा दिया यार, 4 लिख रखा था, 4 के साथ 3 लिख देते, 43 बन जाता। समझ में आ गया है। आओ चलो, मैग्नीशियम की बताओ कितनी होती है, अभी देखा था +2, SO4 की क्या है, -2। तो बराबर बराबर वाले तो काट दो, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलती से लिखोगे भी तो Mg2, SO4 के नीचे 2, वो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका बनेगा क्या यहाँ, वही बनेगा आपका SO4। बराबर प्लस और माइनस तो काट देंगे एक दूसरे को, ऐसे ही लो। सोडियम के ऊपर क्या आता है, +1, नाइट्रेट पे क्या आता है, -1, तो भी बराबर बराबर आ गए, काट दो, क्या बन गया बताओ, NaNO3। अरे यस और नो, NaNO। चलो एक एग्जांपल और आप ट्राई करो इधर, डी वाला। क्या लोगे, क्या लू, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। चलो कैल्शियम क्लोराइड ले लो, हटाओ, कैल्शियम क्लोराइड। इतना तो पता लग गया होगा, कैल्शियम। इतना पता लग गया होगा, क्लोरीन। हाँ भाई, कैल्शियम के ऊपर क्या आता है, +2, क्लोरीन के ऊपर -1। कटेंगे तो है नहीं, अलग अलग है। उल्टी कर दो सारे बच्चों, उल्टी करो, तो बताओ क्या बनेगा आपका, Ca के नीचे आ गया 1, तो 1 को लिखने की जरूरत तो होती नहीं है। फिर Cl के नीचे क्या आ गया, 2, तो ये हो गया CaCl2। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, बाकी एग्जाम्पल तब कराऊंगा जब अगली क्लास में आप इसे पढ़ के आएंगे। पढ़ के आना, तब कराऊंगा अगले एग्जाम्पल। पहले एक बार इसका का ले लो मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरी कॉपी बना के तैयार रखना, ये ध्यान रखना कहीं स्क्रीनशॉट ही रह जाए, नहीं तो बैठे हो ऐसे लंबे हो गए, पता भी नहीं लगेगा। ये रहा। पिछला पेज का तो ले लिया होगा ना, ये वाले का डेंसिटी का ना, इसका लेते जाओ दमादम, पहले इसको कॉपी कर लो। ले लिया, अब इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका भी ले लीजिए। इसका भी ले लिए जाओ दमादम, थको मत, जब तो साइंस लोगे हैं? हो गया, ले लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, इसका भी ले लीजिए। कंटिन्यूटी बनाए रखना, बस ये ध्यान रखना, बाकी सारी हेडक मेरी सब समझा दूंगा। एंड दिस इज लास्ट।
हो गया? बहुत हेल्प करेंगे आपकी ये। हो गया मेरे बच्चों? ये क्यूआर कोड शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसका तो पहले ही आ गया था ना अपने। हो गया ये? ठीक है? चलिए जी। अब अगली क्लास में आपको क्या करना है ये ध्यान रखना। मैंने आपसे पहले भी कहा है, अब कॉपी अलग बनाना चालू कर दो। धीरे-धीरे न्यूमेरिकल बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ बेस पढ़ रहे हैं अपन। मेरी बात समझ में आ रही है? 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, फिर इसके बाद आप हाई लेवल पे पहुंच जाओगे आप। आ रही मेरी बात समझ में? कंटिन्यूटी बनाए रखना, कॉपी प्रिपेयर रखना, नेक्स्ट क्लास में आओ तो कॉपी तैयार रहनी चाहिए दोनों। ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? ओके बच्चों, अगली क्लास के लिए वेट करते हैं। कॉपी कर लो इसको, जिसका भी जो बच रहा हुआ हो।